हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपीएससी स्पेशल में। आज मध्यकालीन भारत का मैं दूसरा चैप्टर करवा रही हूं। इससे पहले मैंने भारत में मुसलमानों का आक्रमण ये चैप्टर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि भारत में मुसलमानों का आक्रमण जो है वो पिछले अध्याय में ही शुरू हो चुका था। क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर को नहीं देखेंगे तो आपके लिए दूसरा चैप्टर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए क्योंकि चीजें वहीं से इंटरलिंकिंग होके आएंगी तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन से वंश आए हैं, इसका टाइम पीरियड कितना है, इसमें कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड है सन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। जैसे उनमें से पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290। उसके बाद आता है खिलजी वंश। इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी। फिर आता है तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड है सन 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद है सैयद वंश, जिसका टाइमिंग है सन 1414 से 1451 ईस्वी तक। और सबसे अंतिम शासन जो है वो है लोधी वंश का, जिसका टाइम पीरियड है 1451 से 1526 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत में मुसलमानों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो चलिए गुलाम वंश से शुरू करते हैं। गुलाम वंश टाइम है इसका 1206 से 1290, जिसमें गुलाम वंश का पहला शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका टाइम जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक है। फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की कूटनीति से हत्या कर दी। हत्या करने में मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके इस कार्य से मोहम्मद गौरी इससे इतना प्रभावित हुआ कि यहाँ पे भारत के क्षेत्रों को विजित करने के बाद स्वयं तो गजनी वापस चला गया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं पे शासन करने के लिए छोड़ के चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर गुलाम वंश की नींव रख दी। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ऐबक नाम का तुर्क जनजाति का था। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का जन्म स्थली है तुर्किस्तान। बचपन में उसको निशापुर के एक व्यक्ति थे, नाम था उनका काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कौफी। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कौफी, उन्होंने ऐबक को एक गुलाम के रूप में खरीद लिया। और काजी साहब कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने बेटे की तरह मानते थे और अपने बेटे की तरह ही उसे पढ़ाया लिखाया और घुड़सवारी तथा धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिलवाया। बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी प्रतिभा का धनी था और इतने सुरीले स्वर में कुरानों का अध्ययन करता था कि उसे कुरान कहा जाता है। कुरान ख्वां का मतलब होता है कुरान का पाठ करने वाला। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत किया था। अमीर आखुर का मतलब होता है अस्तबल का मालिक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी की हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ठीक 3 महीने के बाद जून 1206 ईस्वी में शासक बन जाते हैं और वे अपनी राजधानी लाहौर को बनाते हैं और वे लाहौर पे शासन किया करते थे। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की। ऐबक द्वारा सुल्तान की उपाधि ना धारण करने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है, ऐबक का जो टाइम है मात्र 4 सालों का था। इन 4 सालों में ऐबक को टाइम ही ना मिला हो कि वो खलीफा से खान की पदवी धारण करे। उन्होंने स्वयं को
मलिक और सिपालसार के पद से स्वयं को संतुष्ट रखा। अगले पॉइंट पे आते हैं। सन 1208 ईस्वी की बात है। मोहम्मद गौरी के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी दास्ता से मुक्ति दे दी। ऐबक को उनकी उदार नीति के कारण लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान दिया करते थे और लाखों का दान दिए जाने के कारण उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वो एक्चुअली एक विद्यालय था जिसको विग्रहराज ने बनवाया था। वो चौहान वंश से संबंधित थे। उनको तोड़ करके इन्होंने वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत भी की थी, किंतु उनकी मृत्यु अचानक हो जाने के कारण इसके निर्माण कार्य को पूरा किया है उनके दामाद इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इसकी चौथी मंजिल जो है उस पे वज्रपात हो जाता है। इसकी चौथी मंजिल को मरम्मत किया और 5वीं मंजिल को भी बनवा दिया। अब आते हैं इसकी मृत्यु पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सन 1210 में हो जाती है चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय वे घोड़े से अचानक से गिर जाते हैं और उनकी स्पॉट डेथ हो जाती है और इनको जो दफनाया गया है वो लाहौर में दफनाया गया है। चूंकि ये लाहौर में रहा करते थे और लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाए थे, इसीलिए इनको दफनाया भी गया है लाहौर में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि वो भले ही गुलाम वंश का संस्थापक रहे हैं, लेकिन वे दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठे। अब उनके बाद उनका बेटा आराम शाह गद्दी पे बैठता है सन 1210 ईस्वी में ही। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका सत्ता पे प्रभाव हुआ करता था वे नहीं चाहते थे कि आराम शाह गद्दी पे बैठे। वे हमेशा से ये चाहते थे कि इल्तुतमिश गद्दी पे बैठे। इल्तुतमिश के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र का पता बाद में आराम शाह को चल गया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारने के लिए षड्यंत्र रचा है और इस तरह आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध होता है, जिनमें इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से और बड़ी चालाकी से आराम शाह की हत्या कर देते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते हैं। उनका टाइम है 1210 से 1236 ईस्वी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भी पहला शासक इल्तुतमिश है। उस समय सुल्तान की उपाधि से जो नवाजा जाता था उसकी स्वीकृति खलीफा से लेनी पड़ती थी और खलीफा ने इसे सुल्तान आजम की उपाधि दी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और साथ ही साथ इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, उसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो उसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश जब सुल्तान नहीं बना था उससे पहले वो बदायूं का शासक हुआ करता था। अगला पॉइंट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय मंगोलों के नेता चंगेज खान जो काफी शक्तिशाली थे, उन्होंने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे। मंगोल नेता चंगेज खान मकबरनी का पीछा करते हुए वो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे आ पहुंचे थे। मकबरनी ने इल्तुतमिश के दरबार में जाकर उनसे स्वयं की रक्षा करने की गुजारिश की। नेता चंगेज खान ने इल्तुतमिश को पत्र लिखा कि अगर उन्होंने मकबरनी की किसी भी तरह से सहायता की तो साम्राज्य पर आक्रमण कर देंगे। इस परिस्थिति में इल्तुतमिश ने यहाँ पे अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया और मकबरनी की किसी भी तरह से सहायता नहीं की। सन 1224 ईस्वी में मकबरनी यहाँ से चला गया तो तब मंगोल नेता चंगेज खान का खतरा भी समाप्त हो गया। ये पॉइंट पे आते हैं।
फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है वो जेपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और राजमहल की पहाड़ियों, जो अभी साहेबगंज वाला एरिया है, उन्हें तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन एवाज को पराजित किया था, जो यहाँ का सूबेदार था, और अपना सूबेदार मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बना दिया। फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है जेपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं राजमहल की पहाड़ी जो है साहेबगंज वाला एरिया में पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और हो सकता है कि जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाए। अब आते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए, जिसमें चांदी का टंका हुआ करता था और तांबे का जीतल था। टंका जो है चांदी का बना था और ये 175 ग्रेन का था, और जीतल जो है वो तांबे का बना हुआ था। और सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की परंपरा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाया। इक्ता प्रथा क्या था? जमींदारों को जागीर देते थे और उनसे कुछ टैक्स लिया करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया, तुर्कान-ए-चहलगामी का निर्माण किया। तुर्कान-ए-चहलगामी में 40 सरदारों के गुट हुआ करते थे, जो बहुत ही शक्तिशाली थे, और इनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा करते थे वो उन्हें समाप्त कर देते थे। उनमें से 40 लोगों के सरदारों में बलबन भी एक था, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सन 1229 ईस्वी की बात है, जब बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने लोगों को न्याय देने के लिए अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई गई थी, और उन शेरों के गले में 2 घंटियां होती थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति जो है सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। ये बात जो है वो इब्न बतूता द्वारा कहा गया है। अब आइए जानते हैं कुछ इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, खास करके पीसीएस लेवल के एग्जाम में। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। ये ईश्वरी प्रसाद के अनुसार है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का प्रारंभ इल्तुतमिश से होता है। सर बुज्जले हेग ने कहा है इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। इल्तुतमिश की मृत्यु सन 1236 ईस्वी में हो जाती है। इनके बाद उनका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठते हैं सन 1236 ईस्वी में ही। परंतु इल्तुतमिश हमेशा चाहते थे कि रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का अयोग्य शासक होने की वजह से ही ज्यादा दिन तक गद्दी पे नहीं बैठ पाते हैं, और उनके बाद उनकी बहन रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है, और इनका टाइम पीरियड जो है वो है सन 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से इन तथ्यों को जानिए। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो सही आंसर इसका हो जाएगा रजिया सुल्तान। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, याकूत के साथ प्रेम प्रसंग। रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठी, रजिया सुल्तान जब भी दरबार में आया करती थी, तब वे पुरुषों की तरह लिवाज धारण करके आती थी। इससे उनकी इस हरकत को पसंद नहीं करते थे। साथ ही साथ वे किसी भी स्त्री का इस तरह झुक करके अभिवादन करना भी पसंद नहीं करते थे, कि उनको लगता था कि लड़कियां जो है शासन चलाने योग्य नहीं है, ये काम तो पुरुषों का है। इसलिए दरबार में 2 गुट बट गए। एक गुट तो रजिया सुल्तान के समर्थक में से थे, और दूसरा गुट जो था जो रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाना चाहते थे। इसी दौरान रजिया सुल्तान ने क्या किया कि याकूत नाम के एक व्यक्ति को, जो निम्न जाति का मुसलमान था, उसे अपने दरबार में रखना शुरू कर दिया और उसे अस्तबल का मालिक बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है
कि रजिया सुल्तान का याकूत के साथ प्रेम प्रसंग होने लगा था, इसीलिए जो दरबार के लोग थे वे रजिया सुल्तान और याकूत से नफरत करने लगे थे और रजिया को गद्दी से हटाने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र रचते जा रहे थे। और फाइनली उन्होंने भटिंडा के एक शासक हुआ करते थे, नाम था उनका अल्तुनिया। उन्होंने अल्तुनिया की मदद से याकूत की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ भी रजिया सुल्तान ने अपनी चालाकी से और अपनी कूटनीतिकता का परिचय देते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया और रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी और दोनों पति पत्नी के विचार इस कदर मिलने लगे थे कि उन्होंने फिर से रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी हासिल करवाने के लिए वे भटिंडा से दिल्ली की ओर आ रहे थे। उसी दौरान सन 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह रजिया सुल्तान का जो शासन है मात्र 4 वर्षों का रहा। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं बलबन। इनका टाइम है सन 1266 से 1287 ईस्वी तक। बलबन को उलू खान के नाम से भी जाना जाता है। ये उपाधि इनके दाम नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये इल्तुतमिश की तरह ही इलबरी जनजाति का था। बलबन ने बलबनी वंश की नींव डाली। बलबन बचपन में ही मंगोलों के हाथ पकड़ लिए गए थे और गजनी में बसरा के निवासी थे। नाम था इनका ख्वाजा जमालुद्दीन। इनके हाथों में बेच दिए गए थे। सन 1232 ईस्वी की बात है, वो से दिल्ली लाए गए और सन 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में उसे खरीद लिया। जब रजिया सुल्तान का शासन था 1236 से 1240 तक, तब बलबन अमीर ए शिकार के पद पे नियुक्त था। बलबन सन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं और बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। ईश्वर का प्रतिनिधि कहने का मतलब है कि इनका कहना था कि ईश्वर ने इनको अपना दूत बना के भेजा है, इसीलिए वे अपने आप को निरंकुश शासक भी कहा करते थे। अब आते हैं बलबन द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम। बलबन ने सिजदा और पाबोस की रीतियां शुरू की। सिजदा का मतलब होता है कि वो जब दरबार में आते थे तब उन्हें झुक के प्रणाम करना, और पाबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के पांवों को चूमना। उन्होंने अपने दरबार में फारसी त्योहार नौरोज आने की प्रथा की शुरुआत की और अपने सैन्य विभाग को पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए दीवान ए अर्ज की स्थापना की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्कान ए चहलगामी, जिसमें 40 सरदारों के शक्तिशाली गुट हुआ करते थे, इनको समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश के टाइम में ये स्वयं भी तुर्कान ए चहलगामी का हिस्सा हुआ करते थे और इन्होंने गद्दी हासिल करते ही इस प्रथा को समाप्त कर दिया। बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो जाती है। उनके बाद इनका उत्तराधिकारी कैकोबाद गद्दी पे बैठते हैं। चूंकि ये लोग अयोग्य शासक थे, इसलिए इनका टाइम जो है मात्र 3 वर्षों का रहा, 1287 से 1290। और गुलाम वंश के अंतिम शासक जो हैं ये थे क्यूमर्स और इनका शासन मात्र कुछ महीनों का था। और 1290 में ये गद्दी से हटा दिए जाते हैं। यहाँ से क्यूमर से एक ही क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स था। फ्रेंड्स, गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको गुलाम वंश से संबंधित सारे तथ्य, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, क्योंकि अब जेपीएससी की परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि अब देरी होने वाली है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं और स्वयं भी इसका फायदा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
गुड बाय, टेक केयर।